कहानी की शुरुआत 4 रग्बी प्लेयर्स से होती है जो मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकले थे, लेकिन जब वापस लौटने का वक्त आया तो करीब 50 मीटर दूर उनका एंकर समुद्र की तलहटी में बुरी तरह फंस गया। वो महंगा एंकर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कप्तान ने सबको मिलकर खींचने को कहा। चारों प्रोफेशनल एथलीट अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगे। इतनी ताकत लगाई कि पूरी नाव एक तरफ झुकने लगी, लेकिन वो मनहूस एंकर हिल तक नहीं रहा था। आखिर में कप्तान ने एंकर को इंजन की ताकत से खींचने का फैसला किया और बस इसी एक गलती की वजह से ये इवेंट दुनिया का सबसे खतरनाक सर्वाइवल मिशन बन गया। शनिवार सुबह 5 बजे चारों रग्बी प्लेयर्स मरीना पर पहुंचे। आज उनका प्लान था आराम से वीकेंड फिशिंग ट्रिप एंजॉय करने का। ये चारों थे निक शुलर, विल ब्लैकली, कोरी स्मिथ और मार्क्विस कूपर। चारों की दोस्ती रग्बी से शुरू हुई थी और अब वो भाई जैसे थे। उन्हें क्या पता था कि ये आम सा दिखने वाला वीकेंड उनकी जिंदगी बदल देगा। विल पहली बार समंदर में जा रहा था, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड। उसने पूछा कि क्या समंदर बहुत उछाल मारेगा। मार्क्विस ने कहा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो तूफान आने से पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचना चाहता है। तूफान शब्द सुनते ही विल चौकन्ना हो गया। उसने पूछा कैसा मौसम है। मार्क्विस ने सच बताया कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन उसने टाइमिंग कैलकुलेट कर ली है। वो लोग दोपहर 3-4 बजे तक फिशिंग खत्म कर लेंगे और शाम से पहले लौट आएंगे। खराब मौसम, देर रात आएगा। प्लान सुनकर विल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोरी ने एक वाटरप्रूफ बैग निकाला और सबको कहा अपने फोन उसमें रख दो। उसने कहा कि समुद्री नमक फोन खराब कर सकता है और कुछ मील दूर जाने के बाद वैसे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। विल ने माना कि ये सही है, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म किया कि नाव में रेडियो है ना। मार्क्विस ने मजाक में कहा 2 स्ट्रॉ और एक लंबी रस्सी है। सब हंस पड़े। फिर उसने सीरियस होकर बताया कि हाँ, रेडियो है। विल ने थोड़ा शर्माते हुए माना कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी कहीं बाकी थी। सुबह 6:30 बजे नाव गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी समय जमीन पर टीवी में मौसम विभाग तेज ठंडी हवा और बड़े तूफान की चेतावनी दे रहा था। मौसम वैज्ञानिक इसे ऊपरी वायुमंडलीय अशांति कह रहे थे। निक की मां ने मौसम रिपोर्ट देखकर तुरंत उसे कॉल किया। फोन कुछ देर बजा और फिर वॉइसमेल पर चला गया, क्योंकि फोन तो वाटरप्रूफ बैग में बंद था। मां ने मैसेज छोड़ा कि उसने मौसम की खबर देखी है और वो बस कंफर्म करना चाहती है कि निक को तूफान की जानकारी है। उसकी आवाज में साफ चिंता थी, लेकिन ये मैसेज कभी सुना नहीं जाएगा। नाव में हिप हॉप म्यूजिक बज रहा था। वो पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचे और लाइन डाल दी। निक की किस्मत अच्छी थी, जल्दी ही उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। वो खुशी से सबको दिखाने लगा। मार्क्विस ने उस जगह को कूपर्स होल नाम दिया था और बोला ये जगह कभी निराश नहीं करती। निक ने मजाक में कहा कि ये नाम बोलने में अजीब लगता है। इसी बीच विल की नजर कोरी की उंगली में चमकती रिंग पर पड़ी। वो 2002 सुपर बाउल चैंपियनशिप की रिंग थी जो उसने टैंपा बे बुकानियर्स के साथ जीती थी। वो उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ग्लोरी ज्यादा वक्त नहीं टिकती। कुछ देर बाद मार्क्विस ने और गहरे पानी में जाने का फैसला किया। नाव फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। तभी निक का चेहरा पीला पड़ने लगा। लहरों के झटकों से उसका पेट मचलने लगा। उसे सी सिकनेस हो गई। वो नाव के किनारे झुककर गहरी सांस लेने लगा, लेकिन राहत नहीं मिली। विल ने कहा कि वो लेट जाए क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। निक ने कमजोर आवाज में कहा कि सुबह उसे अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। उसने मजाक उड़ाया था कि सी सिकनेस की दवा कमजोर लोगों के लिए होती है। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। 4 घंटे बाद सुबह 9 बजे वो मार्क्विस के पसंदीदा गोल्डन स्पॉट पर पहुंचे। इंजन बंद किया गया और एंकर डालने की तैयारी हुई। मार्क्विस ने खास तौर पर कहा कि रस्सी टाइट रखकर धीरे धीरे एंकर नीचे छोड़ो। पिछली बार गलती से एंकर खो दिया था। दोपहर 1 बजे तक आसमान काला होने लगा। तूफान करीब आ रहा था। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। कोरी एंकर उठाने लगा, लेकिन एंकर फंस चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रस्सी सीधी तनी रही। एंकर नहीं हिला। मार्क्विस भी जुड़ गया। फिर चारों ने मिलकर खींचा, लेकिन एंकर समुद्र की चट्टानों में बुरी तरह अटका था। आसमान और काला हो रहा था। बिजली गरज रही थी। मार्क्विस ने फैसला किया कि इंजन से खींचते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। नाव आगे बढ़ी। रस्सी और तनी। उसने सबको पकड़कर रहने को कहा। नाव जोर से हिल सकती है। उसने धीरे धीरे एक्सेलरेटर बढ़ाया। इंजन गरजा, लेकिन रस्सी पीछे से नाव को नीचे खींच रही थी। नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। पिछला हिस्सा पानी में धंस गया। नाव खतरनाक एंगल पर झुक गई। चारों लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए थे। उनकी पूरी नजर पीछे की तनी रस्सी पर थी। किसी ने सामने से आती खतरे की दीवार नहीं देखी। एक विशाल लहर सामने से उठ रही थी। आसमान काला था और वो लहर एक चलती हुई पानी की दीवार जैसी दिख रही थी। जब उन्हें रोशनी का बदलाव और अजीब गरज सुनाई दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल लहर सीधे नाव के अगले हिस्से से टकराई। नाव ऐसे पलटी जैसे किसी दैत्य ने उसे हाथ से थप्पड़ मारा हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जब वो पानी के ऊपर आए तो उन्होंने देखा नाव पूरी तरह उलट चुकी थी। उनकी सुरक्षा अब सिर्फ एक उलटी पड़ी नाव की खाली खोल बन चुकी थी। चारों एक दूसरे के नाम चिल्लाने लगे, कंफर्म करने के लिए कि सब जिंदा हैं। मार्क्विस ने सबको नाव के पास आने को कहा। उलटी नाव थोड़ी फ्लोट कर रही थी, सहारा दे सकती थी। उन्होंने कोशिश की नाव को सीधा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी विल को याद आया एंकर की रस्सी अभी भी जुड़ी है। वही वजन नाव को नीचे खींच रहा है, लेकिन कांटे कैसे? कोई चाकू नहीं था। विल पानी में डुबकी लगाकर गया और प्रोपेलर के तेज किनारे से रस्सी काट दी।
रस्सी कटने के बाद भी हालत ज्यादा नहीं बदले, नाव अब भी उलटी ही थी। लगभग 30 मिनट तक समुद्र में भटकने के बाद मार्क्विस के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने कहा कि जो रस्सी अभी काटी है उसे नाव के एक साइड में बांधकर सब मिलकर खींचते हैं, शायद रस्सी के सहारे नाव को पलट सकें। सुनने में प्लान ठीक लगा तो चारों फिर जुट गए। उसी समय जमीन पर तूफान तेज होता जा रहा था। मौसम विभाग बता रहा था कि ये तूफान 2nd कैटेगरी हरिकेन की ताकत तक पहुंच सकता है। पाउला ने फिर से निक को फोन किया, लेकिन इस बार भी सीधा वॉइसमेल। उसने मैसेज छोड़ा कि तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है और उम्मीद है वो लोग लौट रहे होंगे। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन वो मैसेज भी कभी नहीं सुना जाएगा क्योंकि फोन समंदर में बंद पड़े थे। उलटने के करीब 5 घंटे बाद चारों को समझ आ गया कि नाव सीधी करना लगभग नामुमकिन है। नाव भारी थी और ठंडे पानी में उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। हर कोशिश में एनर्जी जा रही थी और इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में ताकत ही जिंदगी थी। धीरे धीरे सबको मानना पड़ा कि वो इस नाव को नहीं पलट सकते। अब नया रास्ता ढूंढना था। मार्क्विस ने खुद को शांत किया और सोचा कि नाव से क्या क्या काम की चीजें निकाली जा सकती हैं। उसने याद दिलाया कि नाव में एक कूलर है जिसमें खाना और पानी है और वो शायद रस्सी से बंधा होगा। विल ने तुरंत पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? मार्क्विस ने बताया कि केबिन के बाईं तरफ वाले स्टोरेज में है। विल बोला, वो जाकर निकालता है। लेकिन मार्क्विस ने एक बड़ी समस्या बताई। अगर केबिन खोला तो पानी अंदर भर जाएगा और नाव जल्दी डूब सकती है। ये बहुत मुश्किल फैसला था। नाव को जितना हो सके तैरते रहने देना या रिस्क लेकर लाइफ जैकेट निकालना। थोड़ी देर सोचने के बाद सबने समझ लिया, नाव तो देर सवेर डूब ही जाएगी, लेकिन लाइफ जैकेट अभी चाहिए। बिना उसके वो ठंडे पानी में रात तक नहीं टिक पाएंगे। मार्क्विस ने खुद जाने का फैसला किया। कप्तान होने के नाते वो जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने मोटे कपड़े पहन रखे थे जिनसे वो पानी में डूब नहीं पा रहा था। उसने शर्ट उतार दी, भले इससे उसे और ठंड लगे। गहरी सांस लेकर वो पानी में डूब गया। इस बार वो सफल हुआ। अंधेरे पानी में टटोलते हुए उसने केबिन का हैंडल पकड़ा। ऊपर बाकी तीनों ने महसूस किया कि नाव थोड़ी और नीचे जा रही है, लेकिन कुछ ही पल में वो रुक गई। थोड़ी देर बाद मार्क्विस पानी से बाहर आया, हाथ में लाइफ जैकेट लिए। तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वो दोबारा गया और 2 और लाइफ जैकेट निकाल लाया। थोड़ा आराम करने के बाद वो तीसरी बार गया और इस बार फ्लेयर गन लेकर आया। ये असली उम्मीद थी। फ्लेयर मतलब सिग्नल भेजने का मौका। अगर कोई जहाज पास से गुजरा तो शायद देख ले। अब केबिन में लगभग 15 बोतल पानी बची थी। अगर वो मिल जाती तो वो ज्यादा देर टिक सकते थे। इस बार कोरी ने कहा कि वो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया कुछ सेकंड में वापस आ गया। उसने घबराकर कहा कि उसे कुछ दिख नहीं रहा, पानी बहुत ठंडा है, वो दोबारा नहीं जाएगा। तभी दूर से एक आवाज आई, जहाज का हॉर्न। चारों अचानक जोश में चिल्लाने लगे। उन्होंने हाथ हिलाए, फ्लेयर चलाया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जहाज उन्हें देख ले, लेकिन जहाज अपनी दिशा में चलता रहा। हॉर्न की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। जहाज अंधेरे और तूफान में गायब हो गया। उनकी आवाजें धीरे धीरे थम गईं। कुछ पल पहले की उम्मीद अब फिर से खालीपन में बदल गई थी। अचानक निक को याद आया, उसका बैग, उसमें फोन है। अगर वो बैग मिल जाए तो शायद कॉल कर सकें। ये सोचकर सबके अंदर फिर उम्मीद जगी। निक ने कहा, उसे थोड़ा आराम चाहिए ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाए, फिर वो डुबकी लगाएगा। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए विल ने मजाक किया। उसने कोरी से पूछा कि क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, जैसे पिछले साल डेट्रॉइट की टीम का 0-60 का रिकॉर्ड। सब थके हुए थे, फिर भी हल्की सी हंसी निकल गई। कोरी बोला कि शायद ये पहली बार है जब वो कहेगा कि काश वो अभी डेट्रॉइट में होता। जमीन पर पाउला और निक की माँ फोन पर बात कर रही थी। दोनों परेशान थीं क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। समंदर में निक ने ताकत जुटाई और डुबकी लगाकर बैग निकाल लाया। तीनों खुश हो गए। उन्होंने फोन निकाले और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। निक गुस्से और निराशा में चिल्लाया, 911 तो हर जगह लगना चाहिए ना, सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये था कि समंदर के बीचों बीच उनका फोन बेकार था। आधुनिक दुनिया का सबसे जरूरी उपकरण यहाँ सिर्फ एक बंद डिब्बा बन चुका था। मार्क्विस ने कहा, फोन बंद कर दो, अगर सिग्नल नहीं है तो बैटरी बचानी होगी, शायद बाद में कहीं सिग्नल मिल जाए। उधर पुलिस को रिपोर्ट मिल चुकी थी। मरीना में एक पिकअप ट्रक मिला था जिसके पीछे खाली ट्रेलर था। शक था कि वो लोग समंदर में फंस गए हैं। कोस्ट गार्ड को खबर दे दी गई थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन समंदर में फंसे चारों को ये नहीं पता था कि मदद रास्ते में है। रात गहराने लगी। मार्क्विस की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे। वो बोल भी मुश्किल से पा रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही है। निक ने उसे समझाया कि अभी ठंड लगना अच्छा संकेत है, इसका मतलब है शरीर अभी भी लड़ रहा है। असली खतरा तब है जब इंसान को ठंड महसूस होना बंद हो जाए। तब शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका होता है और दिमाग गलत सिग्नल देने लगता है। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाया जाने वाला नारा दोहराया। वो नारा अब सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की जिद थी। तभी कोरी ने देखा कि बारिश रुक गई है। निक ने कहा, शायद भगवान ने सुन ली। लेकिन उसी वक्त दूर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये बिजली की आवाज नहीं थी, कुछ बड़ा उनकी तरफ आ रहा था। चारों ने ध्यान से सुना। आवाज तेज होती जा रही थी और फिर उन्होंने देखा। चारों ने कान खड़े कर लिए। वो अजीब सी गड़गड़ाहट लगातार तेज होती जा रही थी। ये आवाज बिजली की नहीं थी, कुछ अलग थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पानी को चीरते हुए उनकी तरफ आ रही हो। कोरी ने भी साफ सुना। सबने सांस रोक ली और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है।
समंदर की सतह पर हलचल बढ़ने लगी थी। दूर पानी के ऊपर कुछ भारी सा हिलता हुआ दिख रहा था। गड़गड़ाहट अब और पास आ चुकी थी। लहरों का पैटर्न भी बदलने लगा था, जैसे कोई ताकतवर चीज पानी को धकेल रही हो। चारों पूरी तरह चौकन्ने हो गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ठंड, थकान और डर के बीच वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सामने क्या है। गड़गड़ाहट अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी एक बहुत बड़ी लहर दीवार की तरह पूरी तबाही लेकर उनकी तरफ दौड़ी। उसका जोर इतना भयानक था कि चारों को नाव से अलग अलग दिशाओं में उछालकर फेंक दिया। दुनिया फिर से घूमने लगी। ऊपर नीचे सब उल्टा पुल्टा हो गया। चारों तरफ से समुद्र का पानी टूट कर आया और सब कुछ निगल गया। कानों में बस टेढ़ी मेढ़ी चीखों की आवाज गूंज रही थी, जो पानी के अंदर दबकर अजीब और दूर सी लग रही थी। चारों अलग अलग जगह पर समंदर की सतह पर तैर रहे थे। हर कोई अंधेरे में छटपटा रहा था, एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उस पलटी हुई नाव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो अब उनका इकलौता सहारा थी। अचानक विल चिल्लाया कि उसे नाव दिख रही है। निक पूरी ताकत लगाकर उसकी दिशा में तैरने लगा। कुछ मिनटों की तलाश जो घंटों जैसी लग रही थी, उसके बाद चारों किसी तरह फिर से नाव तक पहुंच गए और दोबारा साथ इकट्ठा हो गए। तभी विल दर्द से कराह उठा। उसकी टांग किसी चीज से कट गई थी और खून बह रहा था। उसी वक्त एक और बड़ी लहर आकर उन पर गिरी। उधर तट रक्षक अधिकारी क्रूज को अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन बंदरगाह पर एक गाड़ी खड़ी मिली जिसके पीछे खाली बोट ट्रेलर लगा था। पार्किंग में वहीं एकमात्र गाड़ी बची थी। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं आया था, न ही कोई SOS बीकन। क्रूज ने हालात को समझने की कोशिश की। तूफान दोपहर से ही अंदर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे तापमान में अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसके जिंदा रहने का समय बहुत सीमित होता है। उसने तुरंत अलर्ट जारी किया, सभी फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने को कहा और चैनल 16 पर कॉल करने का आदेश दिया। सर्च और रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तूफानी रात में बहुत कम किया जा सकता था और हर मिनट की देरी समंदर में फंसे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। समंदर में हालात और खराब होते जा रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें बार बार उठती, चारों को नाव से गिरा देती और वे फिर तैरकर वापस चढ़ने की कोशिश करते। हर बार की टक्कर उनकी ताकत खत्म कर रही थी। हर बार नाव पर चढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अचानक कोई चिल्लाया कि नीचे कुछ बहुत बड़ा है, जैसे कोई विशाल जानवर। माहौल में घबराहट भर गई। मार्क्विस की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर थी। वह कांपती आवाज में बोल रहा था। निक बार बार उसका नाम पुकार रहा था। मार्क्विस टूटती फूटती आवाज में बोला कि उसे महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, जैसे अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा हो, जैसे शरीर का कंट्रोल जा रहा हो। उसे लग रहा था उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। निक ये सब सुनना नहीं चाहता था। उसने जोर से उसे रोका और कहा, ऐसी हार मानने वाली बातें मत करो, सबको डटे रहना होगा। लेकिन मार्क्विस बहुत कमजोर आवाज में कहता रहा कि अगर उसे यहीं मरना है तो ये शायद उसकी किस्मत है। नमकीन समुद्र ही उसकी जगह है। उसने सुबह कहा था कि समुद्र उसे सुकून देता है, घर जैसा एहसास देता है। शायद यही उसका असली घर है। उसकी आवाज और कमजोर हो गई। उसकी आंखें खाली होने लगीं। अचानक उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वह कहीं देखने लगा और बुदबुदाया कि उसे अपनी बेटी दिख रही है, जैसे वह मुस्कुरा रही हो, हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाने आ रही हो। निक को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने जोर से कहा कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। उसने मार्क्विस को झकझोरा ताकि वह होश में आए, लेकिन उसकी आंखों में बस उलझन और तड़प थी। सबसे कमजोर पल में उसका दिमाग उसे सबसे गर्म और प्यारी तस्वीर दिखा रहा था। निक चिल्लाता रहा कि वे लोग यहाँ नहीं हैं, ये सब भ्रम है। किसी ने घबराकर पूछा क्या हो रहा है। निक ने भारी आवाज में कहा, हाइपोथर्मिया। मार्क्विस का शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। शरीर काम करना बंद कर रहा है, दिमाग पर असर पड़ रहा है, इसलिए उसे भ्रम हो रहे हैं। निक ने कहा, उसे गर्मी चाहिए, शरीर की गर्मी। वे सब उसे घेर कर अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म रखने की कोशिश करें। यही अभी उनका इकलौता रास्ता है। चारों एक साथ सटकर खड़े हो गए, मार्क्विस को बीच में लेकर। ठंडे पानी में खड़े होकर वे अपनी बची खुची गर्मी उसे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी खुद की गर्मी भी तेजी से खत्म हो रही थी। वे उसे कितना बचा सकते थे। रात लंबी थी, तूफान जारी था, उनकी जिंदगी की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। मार्क्विस सबसे पहले खतरे में पड़ा था, लेकिन सब जानते थे अगर हालात नहीं बदले तो बाकी भी ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। अंधेरे और ठंड में चारों पूरी ताकत से साथ चिपके रहे, आखिरी हिम्मत से प्रकृति की बेरहमी के खिलाफ लड़ते हुए। उन्हें नहीं पता था सुबह आएगी या नहीं, बचाव दल उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। इस पल तक वे जिंदा थे, वे अभी भी लड़ रहे थे। उधर जमीन पर पावला ने फिर से निक को मैसेज छोड़ा कि उसे बहुत चिंता हो रही है। उसने बताया कि पार्किंग में मार्क्विस की ट्रक ही अकेली खड़ी मिली है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद चारों दोस्त कहीं बैठकर शराब पी रहे हों और फोन बंद हो गया हो। निक की माँ भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मार्क्विस की पत्नी रिबेका ने भी फोन किया। दोनों औरतों को अपने पतियों की कोई खबर नहीं थी। रिबेका ने कहा कि मार्क्विस ने बताया था कि वह देर से लौट सकता है, लेकिन फोन बंद होना अजीब लग रहा है। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की और कहा कि चारों मजबूत आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। फोन रखने के बाद दोनों औरतें एक दूसरे को दिलासा देती रहीं, लेकिन अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। समुद्र में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। विल कोशिश कर रहा था कि मार्क्विस होश में रहे। कुछ देर के लिए वह संभला, लेकिन फिर उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। अचानक वह बेकाबू होकर जोर जोर से छटपटाने लगा। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी,
जबकि वह बेहद कमजोर हालत में था। एथलीट जैसा शरीर अभी भी उसमें अचानक ताकत भर रहा था। बाकी तीनों को मिलकर उसे पकड़ना पड़ा। वह चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। साफ था कि वह हकीकत और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था। शायद उसके दिमाग में कोई डरावना दृश्य चल रहा था और जो लोग उसे पकड़ रहे थे वह उन्हें दुश्मन समझ रहा था। उधर तटरक्षक दफ्तर में रिपोर्ट आई कि रेबेका का फोन आया है। उसने बताया कि उसका पति मार्क्विस और उसके 3 दोस्त सुबह समुद्र में गए थे और तब से लापता हैं। यह सुनकर क्रूज को पता चला कि मार्क्विस और कोरी पहले प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। 4 ताकतवर आदमी करीब 110 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में भयानक तूफान में फंसे हुए। सूरज डूब चुका है और कोई सिग्नल नहीं। क्रूज ने गंभीर आवाज में कहा कि हाइपोथर्मिया सबसे डरावनी मौत होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके शरीर में चर्बी कम होती है। शरीर का तापमान 35 डिग्री से नीचे जाते ही नसें सिकुड़ने लगती हैं, मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं, दिमाग पर असर होता है, भ्रम और पागलपन शुरू हो जाता है और अंत में शरीर पूरी तरह हार मान लेता है। उसने तुरंत स्थिति को डिस्ट्रेस यानी गंभीर खतरे में बदल दिया। फिक्स्ड विंग विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भरने लगे। रेबेका से जीपीएस रिकॉर्ड मंगवाया गया ताकि उनके मछली पकड़ने वाले इलाके की लोकेशन मिल सके। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ रेस्क्यू प्लेन अंधेरे और खतरनाक समुद्र की ओर उड़ गए। समुद्र में फिर बारिश शुरू हो गई। निक को अचानक एहसास हुआ कि यह एक मौका है। उसने चिल्लाकर मार्क्विस से कहा, मुंह खोलो और बारिश का पानी पियो। उसी समय उसने महसूस किया कि कोरी का दिल बहुत तेज धड़क रहा है, जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। यह भी हाइपोथर्मिया का असर था। शरीर खून का संचार बनाए रखने के लिए दिल को तेज चलाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन फायदा बहुत कम होता है। निक ने कहा, उसका अपना दिल भी ऐसे ही धड़क रहा है। किसी ने घबराकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि वे मरने वाले हैं? निक ने सख्त आवाज में कहा, कोई नहीं मरेगा। आसमान में रेस्क्यू प्लेन उड़ रहे थे। पायलट ने रेडियो पर बताया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी लगभग 0 है। तूफानी लहरें और बारिश की परतें सब कुछ धुंधला कर रही थीं। ऐसे हालात में खोज करना अंधेरे में काली सुई ढूंढने जैसा था। हर मिनट की देरी किसी की जान ले सकती थी। समुद्र में फंसे लोगों को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर से विमान चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अंधेरा, ठंड और डर महसूस हो रहा था। मार्क्विस लगभग बेहोशी में था। उसकी सांसें कमजोर थीं। कोरी का मानसिक संतुलन टूटने लगा था। विल का जख्म लंबे समय से खारे पानी में भीग रहा था। शायद उसमें इन्फेक्शन हो चुका था। सिर्फ निक था जो खुद को संभाले रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी अपने अंदर की गिरती ताकत महसूस कर रहा था। उसका शरीर भी हद पर पहुंच रहा था। उसके पास सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति बची थी। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, हम कभी हार नहीं मानते। उसने खुद से कहा कि उसे टिके रहना होगा, सबको टिकाए रखना होगा, क्योंकि एक बार आंख बंद हुई तो शायद फिर कभी न खुले। जमीन पर पाउला रेबेका के घर पहुंची। रेबेका ने घबराहट में कहा कि तटरक्षक को सर्च को और तेज करना चाहिए। उन्हें जीपीएस ढूंढना होगा जिसमें मार्क्विस के मछली पकड़ने के पॉइंट सेव हैं। वह घबराहट में ढूंढ नहीं पा रही थी और टूटने लगी थी। पाउला ने उसे शांत किया और याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि मजबूत रहना है। थोड़ी देर बाद जीपीएस मिल गया। उन्होंने उसे चालू किया और उसमें सेव कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तुरंत वह लोकेशन तटरक्षक को भेज दी गई। उन्होंने नक्शे पर पॉइंट मार्क किया और सभी रेस्क्यू विमानों को भेज दिया। समुद्र में हालत और बिगड़ गई। मार्क्विस और कोरी दोनों की हालत खराब थी। कोरी कह रहा था कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। विल ने कहा, यह भ्रम है, दिमाग धोखा दे रहा है। तभी एक और विशाल लहर आई और मार्क्विस को बहा कर ले गई। उसकी लाइफ जैकेट फिसल गई और वह समुद्र में डूब गया। निक ने चीख कर उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में यकीन न करने वाली पीड़ा थी। विल उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोरी पूरी तरह पागलपन में चला गया और चीखने लगा। अब 4 में से 3 बचे थे और उनमें से भी एक आधा होश में था। मार्क्विस का जाना सिर्फ एक दोस्त का खोना नहीं था, बल्कि उम्मीद का टूट जाना था। तभी उन्होंने विमान की आवाज सुनी। निक और विल ने अपनी पूरी बची ताकत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगे। निक ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमजोर रोशनी अंधेरे में चमकी। वह उसे पागलों की तरह लहराने लगा ताकि कोई देख सके। विमान में बैठे एक ऑब्जर्वर ने कहा कि उसे शायद कोई हल्की रोशनी दिखी। सबने सांस रोक ली। दूरबीन और नाइट विजन से उस दिशा में देखा गया, लेकिन जांच के बाद जवाब आया कि वह सिर्फ बिजली की चमक का पानी में प्रतिबिंब था। मौसम और खराब हो रहा था। उन्हें ऊंचाई लेनी पड़ी। वापसी का आदेश दिया गया। नीचे समुद्र में निक और विल चिल्लाते रहे। विमान की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर गायब हो गई। उम्मीद आई और फिर टूट गई। उनके ऊपर से बचाव विमान गुजर गया, लेकिन तूफान और अंधेरे में वे एक दूसरे से चूक गए। क्रूज को फोन करना पड़ा और रेबेका को बताना पड़ा कि मौसम के कारण सर्च रोकनी पड़ी है। तूफान के बाद दोबारा कोशिश होगी। रेबेका ने फोन रखा और पाउला को बताया। दोनों ने खुद को दिलासा दिया कि शायद वे कहीं फंसे हैं, शायद जिंदा हैं, लेकिन रेबेका ने माना कि उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया है। सुबह होने लगी। समुद्र में अब सिर्फ निक और विल दिख रहे थे। कोरी भी गायब हो चुका था। निक उसका नाम पुकारता रहा, गला बैठ गया था। कोई जवाब नहीं आया। विल ने आखिर वह बात कह दी जिसे वे दोनों जानते थे। वे चले गए। मार्क्विस और कोरी दोनों निक इस सच्चाई को मान नहीं पा रहा था। कल तक 4 दोस्त थे, हंसते हुए निकले थे। अब सिर्फ 2 बचे थे, अनंत समुद्र में तैरते हुए।
विल ने टूटती आवाज में कहा कि मार्क्विस और कोरी उनसे ज्यादा मजबूत थे, फिर भी समुद्र ने उन्हें हरा दिया। उसने पूछा वे कितनी देर और टिक पाएंगे। निक ने कहा कि कम शरीर की चर्बी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। उसके कपड़े भले गीले थे लेकिन थोड़ी गर्मी दे रहे थे। उसने विल से कहा कि कुछ पहनने को ढूंढे, लेकिन विल ने मना कर दिया। वह दोबारा पानी में नहीं उतरना चाहता था। तभी निक ने पानी के नीचे एक साया देखा, शार्क। वे घबराकर नाव पर चढ़ गए। विल का जख्म अभी भी खून बहा रहा था। निक ने उसे समझाया कि शार्क मछलियां ढूंढती हैं, उन पर हमला नहीं करेगी, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। विल ने पूछा क्या निक चर्च जाता था? मौत सामने हो तो इंसान भगवान और आत्मा के बारे में सोचने लगता है। अगर आखिरी दिमागी पल ही अनंत हो जाए तो भगवान कहाँ है? मरने के बाद क्या होगा? निक ने कहा उसे याद नहीं, बहुत समय हो गया। विल ने पूछा क्या वह नास्तिक बन गया है? निक ने गुस्से में कहा वह बस हकीकत में जीता है। ऐसे भगवान से क्या मांगना जिसने उसके दोस्तों को मरने दिया। विल ने कहा गुस्सा मत करो, भगवान को मत छोड़ो। निक ने थकी आवाज में कहा उसने कुछ नहीं छोड़ा। उनकी यह बात दरअसल मौत को देखने के दो अलग तरीके थे। विल विश्वास में सहारा ढूंढ रहा था, निक गुस्से और जिद में लड़ रहा था। लेकिन चाहे तरीका जो भी हो, समुद्र उनके सामने था, बेरहम और ठंडा। बेस पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। कप्तान क्रूज ने साफ कहा कि परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाए ताकि उन्हें सबसे बुरी खबर किसी अचानक टीवी रिपोर्ट से न मिले। एक अधिकारी ने पूछा कि क्या ऑपरेशन को सर्च एंड रिकवरी यानी सिर्फ शव ढूंढने की कार्रवाई में बदल दिया जाए? कप्तान ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा अभी नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। दिन निकलने के बाद उनके पास ज्यादा फायदा होगा। उसने एक बड़े रेस्क्यू जहाज को भी रवाना करने का आदेश दिया। जहाज पर सायरन बजा। क्रू मेंबर्स को इकट्ठा किया गया और बताया गया कि उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक छोटी नाव की तलाश में जाना है जिसमें 4 लोग लापता हैं और संभव है नाव पलट गई हो। कप्तान ने सभी से कहा कि इस मौसम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर भरोसेमंद नहीं होते, इसलिए पानी की सतह पर अपनी नजरें टिकाए रखें। इंसानी आंख से बढ़कर कुछ नहीं होता। समुद्र अब भी ठंडा, गहरा और बेरहम था और वे दोनों उसकी दया पर टिके हुए थे। सूरज ऊपर आने लगा लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उनके शरीर सुन्न पड़ रहे थे। निक महसूस कर रहा था कि उसकी उंगलियां कड़ी हो चुकी हैं, होंठ कांप रहे हैं और हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। विल की हालत भी खराब थी। दोनों को समझ आ रहा था कि अगर जल्दी मदद नहीं पहुंची तो ज्यादा देर टिकना मुश्किल होगा। फिर भी वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सिर्फ साथ बने रहना ही उन्हें जिंदा रखे हुए है। आसमान हल्का होने लगा था लेकिन राहत अभी भी दूर थी। वे नहीं जानते थे कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि वे अब भी सांस ले रहे हैं और जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। जमीन पर निक की मां मार्सिया को पता चलता है कि कोस्ट गार्ड ने सर्च और रेस्क्यू मिशन रोक दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में फट पड़ती है। निक की उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा है। एक और बड़ी लहर आती है और दोनों को पानी के अंदर पटक देती है। वो पूरी ताकत लगाकर फिर से ऊपर आते हैं। विल कहता है कि ये बहुत खराब आइडिया है, वो डूब सकते हैं। निक जवाब देता है कि वैसे भी वो डूब सकते हैं, लेकिन कम से कम नाव से बंधे रहेंगे तो एक उम्मीद रहेगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विल भी खुद को नाव से बांध लेता है। अब चाहे लहरें कितनी भी तेज हों, वो अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर नाव डूब गई तो वो भी उसके साथ नीचे चले जाएंगे। कोस्ट गार्ड बेस पर मार्सिया एक अधिकारी से सवाल करती है। वो पूछती है कि खबरों में मिशन को रिकवरी ऑपरेशन क्यों बताया गया। अधिकारी समझाता है कि 200 से ज्यादा लोग सर्च में लगे हैं, एक पेट्रोल जहाज भी तैनात है, लेकिन खराब मौसम में पायलट्स को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तूफान लगभग 1 घंटे में खत्म होगा और फिर सर्च फिर से शुरू होगी। मार्सिया की आंखों में डर था। वो पूछती है क्या आपको सच में लगता है कि वो जिंदा है? अधिकारी कहता है कि उसे भरोसा रखना चाहिए, वो पूरी कोशिश करेगा। मार्सिया सिर हिलाती है क्योंकि उसके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं बचा। समुद्र में दोनों बार बार लहरों से नीचे गिरते और फिर नाव पर चढ़ते हैं। वो पूरी तरह टूट चुके हैं लेकिन अभी जिंदा है। अचानक उन्हें हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों आखिरी ताकत लगाकर हाथ हिलाते हैं। विल कहता है अब दिन निकल आया है, वो हमें जरूर देख लेंगे। लेकिन विमान बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आगे उड़ जाता है। वो धीरे धीरे आसमान में गायब हो जाता है। दोनों निराश होकर उसे जाते देखते हैं। अब दिन है, उनके चमकीले लाइफ जैकेट साफ दिख रहे हैं, फिर भी किसी ने उन्हें नहीं देखा। उम्मीद फिर से आई और फिर चली गई। कुछ देर की खामोशी के बाद निक थके हुए स्वर में कहता है कि उन्हें पानी में 24 घंटे हो चुके हैं। विल पूछता है कि कोस्ट गार्ड कब तक खोज बंद रखेगा। निक कहता है कि उसे नहीं पता। विल कहता है कि अगर उन्हें खाना ढूंढने के लिए पानी में जाना है तो अभी जाना चाहिए जब तक रोशनी है। निक सहमत होता है। वो कपड़े उतारने की सोचता है लेकिन विल कहता है कि वो खुद जाएगा। वो गहरी सांस लेकर पानी में उतर जाता है। अंधेरे केबिन में टटोलते हुए आखिर उसे एक प्लास्टिक बैग मिलता है। वो ऊपर आता है, उसमें सरसों फ्लेवर वाले प्रेटजेल थे। विल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे ये स्वाद पसंद नहीं, लेकिन दोनों भूखे थे। वो तेजी से खाने लगते हैं। अचानक विल दूर इशारा करता है और पूछता है वो जमीन है क्या? निक देखता है, दूर कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे जमीन की परछाई हो। दोनों को एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। निक फोन निकालता है लेकिन उंगलियां सुन्न है। विल फोन चलाता है। स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखता है। निक उलझन में पूछता है क्या ये भ्रम हो सकता है? विल कहता है 2 लोग एक जैसा भ्रम कैसे देख सकते हैं? कई घंटों से कोई विमान नहीं दिखा। विल कहता है या तो अभी तैरकर वहां पहुंचते हैं या फिर कभी नहीं। वो एक और रात नहीं झेल पाएंगे। दोनों रस्सी खोलते हैं और उस दिशा में तैरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में विल को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो चिल्लाता है कि वो जमीन नहीं, भ्रम है। शरीर की कमजोरी दिमाग से खेल कर रही है। इससे भी बुरा ये कि जब वो पीछे मुड़कर नाव की तरफ देखता है
तो नाव भी नहीं दिखती। वो भ्रम के पीछे तैरते हुए नाव से बहुत दूर आ गए थे। दोनों एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं। अंधाधुंध पानी में तैरते हुए उलटी पड़ी नाव ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार निक नाव ढूंढ लेता है और उसे चिपक जाता है। वो विल को पुकारता रहता है। थोड़ी देर बाद विल भी नाव तक पहुंच जाता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। कोस्ट गार्ड बेस पर कैप्टन क्रूज लगातार सर्च ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था, लेकिन अब तक कोई टारगेट नहीं मिला था। रिपोर्ट आई कि उन्होंने 66 नॉटिकल माइल तक सर्च कर लिया है और अंधेरा होने तक जारी रखेंगे। समुद्र की सतह पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो लोग अब 30 घंटे से समुद्र में भटके हुए थे। समुद्र में निक देखता है कि विल बहुत ज्यादा शांत हो गया है। वो पूछता है, तू ठीक है ना? विल बिखरी हुई आवाज में कहता है कि वो बस सोच रहा है। वो सोच रहा था कि नाव अभी तक पूरी तरह डूबी क्यों नहीं है। वो ये भी सोच रहा था कि अगर उसकी मौत हो गई तो लोग उसकी फ्यूनरल में क्या कहेंगे। यहाँ तक कि उसे शक होने लगता है कि क्या उसकी लाश कभी मिलेगी भी या नहीं। विल का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बुदबुदाने लगता है कि उसे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी और उसे 1.5 कैरेट की डायमंड रिंग दिलानी चाहिए थी। वो कल्पना करने लगता है कि अगर उसने उससे शादी की होती तो वो इस ट्रिप पर जाने से मना कर देती। तब वो अभी घर पर होता, उसके साथ बच्चों की प्लानिंग कर रहा होता। विल कमजोर आवाज में निक से कहता है कि क्या वो उसके माता पिता को कुछ बता सकता है। वो पूरे वाक्य भी नहीं बना पा रहा था, बस बार बार यही कह रहा था, मेरी मम्मी को बता देना। निक मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके माता पिता को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि विल खुद जाकर बताएगा, लेकिन विल बार बार वही दोहराता रहता है। फिर अचानक वो कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, उसे ठंड नहीं लग रही। वो कहता है कि बस थोड़ा और गर्म होना चाहता है। निक समझ जाता है कि ये हाइपोथर्मिया का आखिरी स्टेज है। जब इंसान को ठंड की जगह गर्मी महसूस होने लगे तो इसका मतलब होता है कि दिमाग ने शरीर के तापमान को समझना बंद कर दिया है। मौत बहुत करीब होती है। विल अपने कपड़े उतारने लगता है। निक पूरी ताकत से उसे रोकता है और चिल्लाता है कि ऐसा मत कर। तभी एक और बड़ी लहर आती है और विल को पानी में बहा ले जाती है। निक रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से उसे वापस खींच लेता है, लेकिन तब तक विल बेहोश हो चुका था। एक और जबरदस्त लहर आती है। इस बार विल का शरीर लहरों में खो जाता है और अंधेरे समुद्र में गायब हो जाता है। निक जोर जोर से विल का नाम चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज आती है। विल चला गया था, मार्क्विस चला गया था, कोरी भी चला गया था। कभी 4 जिगरी दोस्त थे, अब सिर्फ निक अकेला बचा था, अंधेरे समुद्र में तैरता हुआ। वो गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाता है, गालियां देता है, अपने अंदर का सारा दर्द, गुस्सा और बेबसी बाहर निकाल देता है। वो खुद से पूछता है, मैं ही क्यों जिंदा बचा, बाकी तीनों क्यों चले गए। उसके दिमाग में उसके पिता की आवाज गूंजती है, हारने वालों में कभी शामिल मत होना। लेकिन इस पल निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए लड़ रहा है। उसके सारे दोस्त मर चुके थे। वो अकेला समुद्र में था। रेस्क्यू शायद कभी नहीं आने वाला था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। वो अभी सांस ले रहा था। जब तक सांस बाकी है उसे लड़ते रहना होगा। वो ये अपने 3 दोस्तों का कर्ज मानता है। उसे जिंदा रहना होगा ताकि वो उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि उनके घर वालों को पता चले कि उन्होंने आखिरी सांस तक कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। निक नाव को कसकर पकड़े रहता है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। वो अकेले ही अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रखता है। बेस पर एक अधिकारी सबको संबोधित करते हुए कहता है कि वो समझता है सब लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से जा नहीं सकते। उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनके पास बची हुई आखिरी चीज है। वो सबसे कहता है कि भगवान पर भरोसा रखें, दुआ करें कि उन लड़कों को ढूंढ लिया जाए और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया जा सके। कुछ समय बाद आदेश आता है कि सर्च ऑपरेशन खत्म किया जाए और सब यूनिट्स वापस लौट आए। कई नाविक मायूस हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग आपस में कहते हैं कि बस कुछ मिनट और खोज लेते हैं। वो हार मानना नहीं चाहते थे, वो एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। इधर पावला फिर से निक को कॉल करती है। कॉल फिर वॉइसमेल पर चली जाती है। वो मैसेज छोड़ते हुए कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, सब बहुत परेशान है। वो मजाक में कहती है, क्या तुम सस्पेंस बना रहे हो? लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज भर्रा जाती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद है सब ठीक होंगे, शायद सिग्नल के बाहर होंगे, लेकिन उसके दिल में डर है कि शायद वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। उसकी आवाज टूट जाती है और वो रोते हुए फोन काट देती है। मार्सिया उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मार्सिया कहती है कि उसे यकीन है निक जिंदा है। वो महसूस कर सकती है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी बाहर है। वो कहती है कि चलो दोनों मिलकर उससे बात करते हैं दिल से, ताकि वो जहां भी हो उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। दोनों औरतें एक दूसरे को पकड़कर रोती हैं और खुले समुद्र की तरफ दुआ करती हैं। समुद्र में निक अब पूरी तरह थक चुका है। वो कभी होश में होता है, कभी आधा बेहोश। समुद्र की आवाज पागलों की तरह उसके चारों तरफ गूंज रही है। वो खाली समुद्र की तरफ चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बेकार जा रही है। समुद्र में भटके हुए 22 घंटे हो चुके थे। निक को भ्रम होने लगते हैं। उसे अपने दोस्तों की हंसी सुनाई देती है। वो उनके साथ बिताए हुए पल देखता है। वो सब कुछ इतना असली लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हो, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है सब हवा में गायब हो जाता है। फिर निक एक फैसला करता है। वो उस रस्सी को खोलने लगता है जिसने उसे नाव से बांध रखा था। वही रस्सी जिसने तूफान में उसकी जान बचाई थी। उसकी उंगलियां जमी हुई और भारी थीं, लेकिन वो धीरे धीरे गांठ खोल देता है। रस्सी ढीली हो जाती है। अब वो आजाद था। निक नाव पर पीठ के बल लेट जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव, ऊपर नीला आसमान। वो आंखें बंद कर लेता है। अब वो न लड़ रहा था, न चिल्ला रहा था, न इंतजार कर रहा था उस मदद का जो शायद कभी नहीं आने वाली थी।
उसके तीनों दोस्त जा चुके थे। अब शायद उसे भी उनके पास जाना चाहिए। वो सोचता है कि उसके माता पिता समझ जाएंगे। वो मानते हैं कि उसने पूरी कोशिश की, उसने सच में पूरी कोशिश की। उसकी सांसें धीमी और शांत होने लगती हैं। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। धूप उसके चेहरे पर गर्माहट देती है। लहरें नाव को हल्के हल्के झुला रही हैं। सब कुछ अजीब तरह से शांत लगता है, जैसे अब दर्द नहीं है, ठंड नहीं है, अकेलापन नहीं है। वो सोचता है शायद बस सो जाऊं और सब खत्म हो जाएगा। वो कल्पना करता है कि सपने में वो मार्क्विस, कोरी और विल से मिलेगा। वो सब फिर साथ होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन ठीक उसी पल एक रेस्क्यू बोट वहां से गुजरती है। वो उसे देख लेती है। उसी क्षण जब निक ने आंखें बंद कर दी थीं, जब उसने आखिरकार लड़ना छोड़ दिया था, तभी चमत्कार होता है। बेस पर तुरंत रिपोर्ट पहुंचती है कि एक टारगेट मिला है। कैप्टन क्रूज तुरंत आदेश देता है कि सभी हेलीकॉप्टर उस लोकेशन पर जाएं। वो 2 दिन से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उस जगह पहुंचता है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है कि एक वयस्क पुरुष दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर निक के ऊपर मंडराता है। निक सिर उठाता है। वो हेलीकॉप्टर देखता है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि समझ नहीं पाता कि ये सच है या फिर एक और भ्रम। बेस पर सब लोग सांस रोक कर बैठे हैं। कैप्टन क्रूज पूछता है, क्या वो जिंदा है? कुछ सेकंड बाद जवाब आता है, टारगेट जिंदा है। लेकिन कैप्टन खुश नहीं होता। वो तुरंत पूछता है कि बाकी 3 कहाँ हैं? वो कहता है कि सर्च जारी रहनी चाहिए, उन्हें बाकी तीनों को भी ढूंढना है। निक को ऊपर खींच लिया जाता है। उससे पूछा जाता है उसका नाम क्या है। वो भारी और टूटी आवाज में कहता है, मेरा नाम निक है। ये नाम रेडियो के जरिए बेस तक पहुंचता है। मार्सिया का फोन बजता है। वो कॉल उठाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। वो और पाउला एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और घर में फोन बजता है। वहां कोई कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वहां पहले ही समझ आ चुका था कि उनका अपना वापस नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर सुरक्षित जगह की ओर उड़ जाता है। नीचे सफेद उलटी पड़ी नाव समुद्र में तैरती रह जाती है। वही नाव जिसने 4 दोस्तों की हंसी, डर, हिम्मत और आखिरी पल देखे थे, अब वो अकेली तैर रही थी, इस दुखद कहानी की गवाह बनकर। सर्च कई दिन तक जारी रहती है, लेकिन मार्क्विस, कोरी और विल कभी नहीं मिलते। समुद्र ने उन्हें अपने अंदर समा लिया था। निक अकेला सर्वाइवर था, वही अकेला इंसान जो उस समुद्र की कहानी सुना सकता था। वो बच गया, लेकिन एक मायने में उसका एक हिस्सा हमेशा उस समुद्र में ही रह गया। उसके 3 दोस्तों की मुस्कान, उनकी हिम्मत, उनकी आखिरी लड़ाई, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो जिंदा है ताकि वो उन्हें याद रख सके, ताकि दुनिया जान सके कि उन्होंने आखिरी सांस तक कैसे लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, दोस्ती, प्यार और हिम्मत की कहानी है। ये उस सीख की कहानी है जो उसके पिता ने दी थी, कभी हार मत मानो। वही सीख मौत और जिंदगी के बीच उसके लिए रोशनी बन गई। 28 फरवरी 2003 को 4 दोस्त समुद्र में गए थे। वापस सिर्फ एक आया। लेकिन जो 3 वापस नहीं आए, उनकी कहानी, उनकी हिम्मत, उनकी जिंदगी निक की जुबानी हमेशा दुनिया याद रखेगी।